दादू मैंने कोविड टाइम पे 5.5% रेट पे एक एफडी करवाई थी। बट दादू आप एफडी को एज ए सेविंग्स क्यों कंसिडर करते हो? इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कंसिडर करते दादू? बेटा देख, सबसे पहले मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे हिसाब से आखिर में इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। जब भी इन्वेस्टिंग की बात अगर तेरे दिमाग में भी आए ना, तो सबसे पहले तू इन्फ्लेशन को याद किया कर। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। अगर तू आज से इंडिया का 10 साल का डेटा उठा के देखे तो तब से आज तक एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% के आसपास रही है। 6% इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि आज कोई चीज अगर तुझे 100 रुपए की मिल रही है तो वो नेक्स्ट ईयर तुझे 106 रुपए में मिलेगी। और बेटा, जैसा कि तूने मुझे बताया है कि तूने एक एफडी करवाई है जहां तुझे महज 5.5% का रिटर्न मिल रहा है। महंगाई 6% की रेट से बढ़ रही है और तुझे रिटर्न 5.5% से मिल रहा है, तो यहाँ पर 0.5% का एनुअली लॉस हो रहा है। बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तेरी निगाहें इन्फ्लेशन पे भी होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब ये है कि आपने जो अपनी इनकम में से कुछ सेविंग करी है, उस सेविंग को आप ऐसी जगह पे लगाएं जहां आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए। देख बेटा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हर जगह इन्वेस्टमेंट करने पर आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे, बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा तो मैं इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले रुक जाना चाहिए। तो दादू ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बताओ ना जो थोड़ा सेफ भी हो और इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाऊँ। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देख बेटा, फर्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बेटा, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्सेबल रेवेन्यू। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट्स अपने बॉन्ड्स को भी इशू करती है और हमारी जैसी जनता जिस भी अमाउंट से इस बॉन्ड को परचेज करती है उस अमाउंट पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। जनरली यहाँ पे 7 से 8% का रिटर्न मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरेस्ट रेट्स होती है। फर्स्ट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स। बिगनर्स को हमेशा फिक्स रेट में ही अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कैसे खरीदा जाता है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। बेटा, सेकंड इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें आरबीआई इशू करती है, और चूंकि इन बॉन्ड्स को आरबीआई इशू करती है तो आपकी सेफ्टी आरबीआई की जिम्मेदारी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मेच्योरिटी जनरली 8 साल की होती है, लेकिन आप 5 साल में भी इसे मेच्योर कर सकते हैं, जिसे प्री मेच्योरिटी बोला जाता है। और अगर कोई व्यक्ति 8 साल के बाद भी इन्वेस्टेड रहना चाहता है तो अपने टेन्योर को बढ़ा सकता है और 11 साल तक कर सकता है। यहाँ ना तो आपको कोई जीएसटी देना होता है और ना ही कोई कैपिटल गेन टैक्स। इसके अलावा आपको एनुअली 2.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट्स पे रिटर्न मिलता रहता है, जो कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बेटा, थर्ड इज REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल रियल लाइफ में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन अब आप मात्र 300 रुपये से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारे जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स अपना छोटा छोटा अमाउंट किसी एक REIT को देते हैं, और जब REIT के पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो REIT इस मोटे पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को परचेज करती है, बड़े बड़े मॉल्स को एक्वायर करती है, और उन बिल्डिंग्स से, उन मॉल्स से जो रेंटल इनकम होती है या फिर प्रॉपर्टीज़ को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है, इन सब प्रॉफिट्स को रिटेलर्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो अब आप मात्र 300 से 400 रुपये में आप REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि REIT में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, या फिर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।